एसी का नियम समझिए कुछ नहीं। किसका नियम आया? किसका नियम आया? नियम आया ही नहीं किसी। काइनेटिक एनर्जी तो आई होगी, आई थी नहीं? काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अरे इसने जो पढ़ा था वो आया नहीं आया? छुट्टी फिर किस बात की? मैं गैस पेपर पढ़ता हूँ तो पूरा करता हूँ। गैस पेपर पढ़ेंगे। हाँ गैस पेपर सर ने बताई दिया था, गैस पेपर पढ़ो और बात होगा। गैस पेपर पढ़ो, पास नहीं हो, गैस पेपर पढ़ो, बहुत अच्छे नंबर लाओ। पूरा पेपर उसी में से आता है। इस बार तो नहीं आया। इस बार नहीं आया? अरे तुम क्या बताओ, बैंक का पेपर हासिल का है। अच्छा, जो मैं बताऊं तुम्हें, कुछ यूनिवर्सिटी जैसे बताऊं आपको, जैसे तुम्हारा इस बार नकल हो रही है, जिन बच्चों का सेंटर गया वो बच्चे आराम से नकल कर ले। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर गैस पेपर है ही नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, गैस पेपर है ही नहीं। BHU है, गैस पेपर ही नहीं है। क्यों? एक तो बच्चे कम हैं, अब ऊपर से एक चीज़ और है, गैस पेपर छापेंगे तो छापे क्यों, फिर बच्चे खरीदते ही नहीं है। तो इसलिए हाँ, सब नहीं, नोट से नहीं, किताबों से पढ़ते बच्चों। वो बच्चे किताब से पढ़ते हैं सब। हाँ, पढ़ाई होती है। अगर पढ़ाई मान लो, पहले तो सारे प्रोफेसर पढ़ाने आते ही हैं, और उसके बाद में फिर बच्चे नहीं तो अपने आप पढ़ते हैं किताबों से। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। क्यूबिक के बारे में हमने पढ़ा था। अब देखो, कल मैंने कहा था आपसे कि गॉसला मेरा क्या कहता है, कि गॉसला ये कहता है कि अगर कोई परपथ बंद है, कोई परपथ कैसे है? बंद, क्लोज्ड पाथ है, उसके अंदर अगर चार्ज क्यू रखा है, तो उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। सर सीधे सिंपल ये हमसे लॉ कहता है, ठीक है। अब एक बात समझो, मैंने आपसे कहा कि मान लो मेरे पास कोई क्यूबिक है, क्यूबिक मतलब कोई क्यूब है, उस क्यूब के अंदर अगर कोई चार्ज रखा है, तो उससे भी निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? तो वही होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये साइज पे डिपेंड नहीं करता है, कि शेप और साइज कैसी है उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। मैंने कहा मान लो ये तुम्हारा एक कमरा है, इस कमरे में कोई भी चार्ज रखा हुआ है बीच में। अब तुमसे कहा जाए कि बताओ एक फेज यही तो होता है। हाँ। देखो एक बॉल ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने कहा एक फेज से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो 6 से कितना निकल रहा था बच्चों? 6 से निकल रहा था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक से क्या निकलेगा? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। सर सिंपल सी फॉर्म में हम लोग ये जानते हैं अच्छे से। चलो ठीक है, अब जरा सोचो, अगर तुमसे ये कहा जाए कि मान लो कोई तुम्हारे पास में, कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि मान लो तुम्हारे पास में एक क्यूब है, ठीक है, मेनली क्वेश्चन होते हैं, एक क्यूब है, इस क्यूब की एक ऊपरी वाली सतह पर कोई एक चार्ज रखा है, ऊपरी वाली सतह पर एक चार्ज रखा है। अब मुझे बताओ, अगर ऊपरी वाली सतह पर क्यू चार्ज रखा है, तो मैं कहूं बताओ इस क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? ठीक है, तो क्या करो तुम देखो, जैसे मैंने कहा, जैसे वैसे तो ये क्यूब है नहीं, रेक्टेंगुलर टाइप का है, जैसे ये हैगा, यहाँ पर रखा है बीच में। अगर यहाँ बीच में रखा है तो क्या करो, एक और रख दो। क्या ये बंद सरफेस नहीं हो गई? हो गया बंद। बंद करना है बस खाली तुम्हें, उठा के एक ऐसा क्यूब, एक क्यूब और ऊपर रख दिया, अब ये बंद हो गया। अब ये बंद हो गया तो सर जी बताओ टोटल कितने हैं? ये दो क्यूब हैं, 2 क्यूब हैं। और कोई भी अगर मेरा चीज अगर बंद हो गई, अगर इसके ऊपर मान लो मैंने एक क्यूब और रख दिया, इसके ऊपर एक क्यूब और रख दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे एक क्यूब और रख देता, तो अब ये बंद हो गया। तो इस पूरे से कितना निकल रहा है सर जी? पूरे से निकल रहा है बच्चों फाई इजिकल टू दोनों को मिला के क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक से कितना निकल रहा होगा? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन। एक सिंपल सा चीज मैंने एक और बोली कि मान लो मेरे पास में एक क्यूब है, उस क्यूब का कहीं ना कहीं क्या है, ये यहां पर अगर मैंने एक चार्ज रख दिया,
अब चार्ज मैंने एक यहाँ रख दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज रख दूंगा, अब मैं तुमसे कहूँ बताओ कि कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने याद करो तुम लोगों को ईंटों से करके बताया था, ठीक है, ईंटों से करके बताया था कि किस टाइप से फ्लक्स निकल सकता है इससे। तो देखो अगर मैंने यहाँ कॉर्नर पे रख दिया है, मुझे बताओ अगर मैं इसके ऊपर एक क्यूब और रख दिया, क्या ये बंद हो गया? नहीं। अब मैं नीचे एक और रखा और एक ऊपर और रखा, अब बंद हो गया? अब बंद हो गया क्या? सोचो, ठीक है, अब बंद हो गया। देखो अब वही तो सोचो तुम लोग। सर जी ऐसा है, एक यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, अब भी तो बंद नहीं है, नहीं है। इतने ही चार्ज इधर रखने पड़ेंगे। भाई यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर है, तो एक ये 2, एक 3 और एक 4, तब भी तो यही रहा। अब क्या करूँ मैं, एक और रखूँ, 4 और रखूँ ऐसे ही, तभी तो पूरा बंद हो पाएगा, तभी पूरा बंद हो पाएगा। तो मैंने कहा यहाँ पर अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो यहाँ पर कितने क्यूब रखे जाते हैं? 8 क्यूब। तो 8 क्यूब से जो निकलने वाला फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक से क्या होगा? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस तुमसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक कोई क्यूब है, उस क्यूब के यहाँ पर बीच में, ठीक है, एक ऐसे भुजा हो गई, इसके बीच में यहाँ पर रखा हुआ है चार्ज है। अगर यहाँ चार्ज रखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर रखा हुआ है। अब मुझे बताओ, एक तुमने ऐसे रखा, एक तुमने ऐसे रखा, चार्ज कहाँ है? चार्ज सजी यहाँ है। अब देखो 2 ऐसे रख दिए और 2 और रख दो, तो क्या बंद हो गया ये? कितना हो गया? बंद। तो कितने चाहिए होते हैं? 4 चार्ज चाहिए होते हैं, 4। देखो यहाँ पर रखा हुआ है 1 2 और 2 ऊपर और रख दिए, तो कितने चाहिए होते हैं? 4 चाहिए होते हैं। तो वही मैंने कहा कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आए कि मान लो मेरे पास में कोई क्यूब है, उस क्यूब के यहाँ पर एक रखा हुआ है चार्ज, यहाँ पर चार्ज का रखा हुआ है क्यूब, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें कितने रखने पड़ेंगे चार्ज? 4। तो 4 से कितना निकल रहा होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 से कितना निकल रहा होगा? Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, उससे ये निकल रहा होगा, ठीक है, सही है। अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में ठीक है, इन्हें उतारोगे तो थोड़ा बहुत उतार लो, उतारो तो मैं तब तक इंक डाल दूँ, इंक भी इसकी, लेकिन इसमें इंक पड़ती नहीं है मालिक की दुआ से, है ना? ये में पड़ती है सर, वो निकलती कैसे इंक? सर जी इसमें इंक कैसे पड़ेगी? कहाँ टहले आप? पढ़ ले, हमारे इधर आ जाओ, पढ़ लो। पड़ोसी है यार हमारे, पड़ोसी का की इंक कैसे पड़ेगी इसमें? ये इंक वाले मार्कर ही नहीं है सर जी, हाँ ये इंक वाले मार्कर ही नहीं है। ऐसे ये भी इंक वाला मार्कर नहीं है। बस बैठ जाओ। मार्कर कहाँ है ये इंक वाले? तो इसमें है ना, इसमें भी ना, मतलब ऐसे चल रहे हैं, देखो उतने अच्छे चल नहीं रहे हैं, बीच बीच में रुक जा रहे हैं। चलो तब तक काम चला रहा हूँ मैं। चलो हम खोल ले तब तक। लेकिन ये इंक वाले हैं नहीं सर जी। अरे हम खोलेंगे। चलो इसके बाद हम बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, ये सही है। कोई भी एक इनफाइनाइट कोई वायर है। अब जरा सोचना, सर कोई वायर है
जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट। यहाँ पर कितना वायर लिया गया है, इनफाइनाइट। सर अगर इस वायर के ऊपर अगर कोई चार्ज होगा 100% है, मैंने कुछ ना कुछ क्या रख दिया इसके ऊपर, चार्ज रख दिया। मैंने कहा अगर मैंने इसके ऊपर चार्ज रख दिया और इस चार्ज से मैंने कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले ली, मान लो पर्टिकुलर डिस्टेंस r है, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड पूछूं कि बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो अभी जो मैंने गॉस का थ्योरम तुम्हें बताया था, गॉस के थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले तुमको देखो क्या करना है, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ले लो। अब सर समझ में नहीं आ रहा है गॉसियन सरफेस कैसे ली जाए। जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, इस वायर की लेंथ है, मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पर निकालना है, मान लो यहाँ पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तुम्हें क्या कर देना है, इसके चारों ओर ऐसे गॉसियन पृष्ठ ले लिया, गॉसियन सरफेस ले लिया। हम लोग जानते हैं गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है, एक इमेजिनरी सरफेस। गॉसियन सरफेस मतलब होता है इमेजिनरी सरफेस, मतलब एक इमेजिनरी सरफेस ले ली, इतने बीच का ऐसा क्या ले लिया, एक प्रकार के गोला ले लिया। अब वो किस टाइप का लेते हैं हम लोग, देखो इस ऐसे ये ले लिया, इस टाइप से, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, ऐसे कोई इमेजिनरी सरफेस ले ली मैंने, और इस सरफेस को हम लोगों ने क्या बोल दिया सर, गॉसियन सरफेस। क्या बोल दिया, गॉसियन सरफेस। अब जरा सोचो सर, अगर मैं यहाँ पर चार्ज रखा है, मैंने कहा मेरे जो पूरा इनफाइनाइट वायर था, पूरे इनफाइनाइट वायर पर चार्ज मान लो कितना रखा है, क्यू, पूरे इनफाइनाइट वायर पर चार्ज क्यू रखा है। अब मैंने तुम्हें उस दिन पढ़ाया था कि हम लोग, एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होता है एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक क्या होता है बालून चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पर क्या है, लेंथ है वायर में, अगर वायर में लेंथ है तो यहाँ पर क्या लगेगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है बच्चों, लैम्डा। वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यही तो होती है। तो ये मैंने कह दिया लैम्डा इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन एल। अब हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा है सर, अरे ई डॉट डी एस इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हमने यही पढ़ा है कि ई डॉट डी एस किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसमें इंक नहीं है, कल खत्म हो गई, ठीक है, इसका कैप में। अब देखो, अगर मैं बेटा यहाँ पर देखो, सर जी मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ क्या निकालना है सर जी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई मैंने ऐसे ही रहने देना है, ठीक है सर, डी एस। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस पूरे सरफेस एरिया का, ये जो सरफेस एरिया है, ये पूरे सरफेस एरिया है, अगर इस पूरे सरफेस एरिया का अगर हम लोग क्या लें सर जी, एस, एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब है बेटा एरिया, क्या है, सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया की बात आए तो बेटा देखो, सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर, दूरी कितनी है r, और लेंथ कितनी मान ली इसकी l, यही तो हो गया। अब सर q को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ लिख दिया लैम्डा इंटू एल इंटू, देखो l से l गया, तो अगर e की बात आएगी तो आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। याद रखना, किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए अगर उस पर चार्ज है, ठीक है, तो तुमसे पूछा जाएगा बताओ आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो फार्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अगर मैं इसके अंदर इसके ग्राफ को मेंशन करूं, ग्राफ को, सर एक तरफ मैंने क्या रखा ई और एक तरफ मैंने क्या रखा आर। अब मुझे बताओ, अगर मेरा आर 0 होगा, आर क्या होगा, 0, तो आर को अगर 0 करूंगा तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, और जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई क्या होगा, कम, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से ग्राफ बनता है, ठीक है। अब देखो नीट में क्या पूछा जाएगा, नीट में या तो पूछा जाता है तुमसे कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। या फिर तुमसे कह देगा, तुमसे 4 फिगर दे रखेगा और 4 फिगर में तुमसे कहेगा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का क्या ग्राफ बनेगा। तो ये तुमको ग्राफ को ये वहां पर मेंशन करना पड़ेगा, ये ग्राफ तुम्हें बताना पड़ेगा कि इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों ऐसा है, ये तो मैंने अभी किसकी बात करी है, देखो
ये मैंने किसकी बात करी है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की। अगर कोई मेरे पास फाइनाइट लॉन्ग वायर हो, एक होता है इनफाइनाइट और अगर मेरे पास क्या हो, एक फाइनाइट लॉन्ग वायर हो, ठीक है। फाइनाइट का मतलब ये है कि जिसकी मुझे लेंथ पता है, लेंथ क्या है पता। अब मैंने कहा कि अगर मैं तुमसे फाइनाइट वायर है जिस पर जो चार्ज डेंसिटी है, यहां पर जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी मैंने क्या मान ली, लैम्डा। अब यहां से किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर के कारण कितना होगा, तो तुमको कुछ नहीं करना है, यहां से इस पर क्या डालना है बच्चों, परपेंडिकुलर। क्या डालना है, परपेंडिकुलर। और आपसी जो कोने हैं ना, लास्ट कॉर्नर्स, इन लास्ट कॉर्नर्स को आपस में मिला देना है। एक एंगल यहां आएगा, एक को मानना θ1, एक को मानना θ2। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा वो होगा λ/4πε0 इंटू R, और साथ में क्या हो जाएगा बच्चों, sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है, sin θ1 प्लस sin θ2। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं कहीं पर भी हूं और मुझसे अगर पूछा जाए कि बताओ कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण अगर मैं उसके लिए एंगल बनाऊंगा, जैसे मान लो सर जी कैसे, जैसे मैंने अगर यहाँ से मैंने कोई मान लो सामने देख रहा हूँ, यहाँ से मान लो मैं ऐसे सामने देखता हूँ, ठीक है, सामने देखता हूँ, तो अगर मैं यहीं से एंगल देख रहा हूँ तो अभी मेरी गर्दन जो एंगल बना रही है, बताओ यहाँ से कितना बना रही है, 0। कितना बना रही है, 0। अब मुझे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का मतलब है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, लेंथ बहुत ज़्यादा, तो मैं ऐसे देखता रहूँगा। अगर मुझे कतई ऊपर तक देखना है तो मुझे अपनी गर्दन का यहाँ से कितना एंगल बनाना पड़ेगा बच्चों, 90 डिग्री। कितना बनाना पड़ेगा, तो मुझे बताओ। और ऐसे ही सर जी नीचे भी इनफाइनाइट है, तब भी मुझे यहाँ से कितना एंगल बनाना पड़ेगा ऐसे देखने के लिए, 90 डिग्री। देखो यहाँ से अभी मेरा यहाँ पर है, ठीक है, अब मुझे नीचे देखना है तो मुझे गर्दन ऐसी करनी पड़ेगी, तो 90 डिग्री। तो मैंने कहा देखो इनफाइनाइट वायर के लिए बेसिकली एंगल क्या होता है, 90 डिग्री ऊपर हो जाएगा, 90 डिग्री नीचे। अगर तुम यहाँ पर देखो, अगर तुम यहाँ पर sin 90 रखोगे और θ2 की जगह भी रख दोगे 90, sin 90 1 और ये भी क्या हो गया 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। जब 2 से ये काटा तो E इक्वल टू क्या आया, λ/2πε0 इंटू R, यही तो आया। तो बस खाली तुमको और कुछ नहीं है, सिर्फ तुमको ये वाला फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इस पर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अगर कोई तुमको फाइनाइट वायर दिया हुआ है और उस फाइनाइट वायर पे तुम्हें क्या दी हुई है, चार्ज की डेंसिटी दी हुई है, तब तुमसे इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, सही है। इसे उतारने के बाद में फिर क्वेश्चन करेंगे। इसमें इतनी इंक इकट्ठी हो गई है, याद है। कल मैं मार्कर पास से लाया था तो अच्छे चल रहे थे वो। अब देखो बच्चों, तुमसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं उसके बारे में अब बात करता हूं, ठीक है। सिंपल सा तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लो उसने कहा मेरे पास में कोई वायर है, इस पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। मैंने कहा बताओ यहां से एक एंगल ये बना रहा है 30 डिग्री और ये बना रहा है बच्चों 60 डिग्री, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री, ठीक है, ये लेंथ बना रहा है। अब तुमसे कहा गया कि बताओ अगर ये डिस्टेंस r हो तो यहाँ पर जो चार्ज रखा है उस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सिंपल सा फार्मूला सर मैं ये जानता हूँ, ठीक है, मुझे क्या लगा देने का मांगता है, E इक्वल टू λ/4πε0 R, ऐसे ही, ठीक है सर। एंगल देख लो, एक एंगल 60 है और एक एंगल 30 है, ठीक है, λ/4πε0, ठीक है, R ऐसे ही। अब देखो एक क्या हो गया, ये हो गया √3/2 और ये क्या हो गया 1/2, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे तो 8πε0R
√3 + 1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, फार्मूला। अब तुमसे पूछा जाए बताओ डायरेक्शन किधर होगी इसकी, क्या पूछ ली जाए, डायरेक्शन ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, निकलती है। तो अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो इधर की ओर, तो इस डायरेक्शन में क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे उतारो, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे ठीक है। इसे उतारने के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, बच्ची आज कैसे लेट हो गई थी आप, कल काजल लगाया था आपने या सुरमा लगाया था, नहीं अच्छा है लगाया करो, अच्छी बात है बेटा। हमारी तो बीक हो गई है, हम क्या बताएं, है ना, हमारी तो बीक हो गई है, हमें बहुत तकलीफ़ होती है। मोटरसाइकिल चलाएं तो कोहरे में अब तकलीफ ही तकलीफ है, ठीक है, ये सब है। इवन जब हमारी शादी हुई थी तो चश्मा हमने हटा दिया था। तो दुनिया मजे ले रही थी, हमें को दिख ही नहीं रहा था, हम बस बैठे पड़े थे। स्टेज पे भी जाके बैठ गए, हमें यही नहीं पता सामने बैठा कौन है, सामने कौन बैठा हमें नहीं पता। तो हमने एक से कहा नहीं मम्मी नहीं दिख रही है, तो बोले मम्मी सामने बैठी हैं। अच्छा, बोले हमने बताओ कौन कौन बैठा है, बोले देखो मम्मी बैठी हैं, बराबर तुम्हारी मौसी बैठी हैं, बराबर ये बैठी हैं। नहीं अच्छा समझे, नहीं है। उतार लिया इसे, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले बात करते हैं। नहीं हम लोगों में क्या है ना, हम लोगों को इतने अच्छा खा नहीं पाते हैं, इस वजह से हमारी आंखें थोड़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं और भी प्रॉब्लम होती हैं। और हाँ रही में पंजाबियों की तुम्हें कम आंखें वीक मिलेंगी, पंजाबी बहुत खाता है, ठीक है। हरियाणवी की तुम्हें कम वीक मिलेगी, हरियाणवी बहुत खाता है, बहुत खाता है खाना। नहीं हरियाणवी है, हरियाणवी कहाँ मछली खाता है, हरियाणवी बहुत वेजिटेरियन होता है, हरियाणवी बहुत वेजिटेरियन है भाई, हरियाणा के लोग बहुत वेजिटेरियन है, हरियाणा के लोग नहीं खाते हैं तब भी। अरे लेकिन वो मिल्क हो गया, ये सब प्रोटीन्स हो गए, ये सब बहुत लेते हैं भाई, समझे। तुम 1 महीने रहे आए हरियाणा, हरियाणा रहना और काम करना दोनों अलग बात होती है, ठीक है। हाँ तुम्हारे गांव में हरियाणा जाते हो तुम, तो यही तो हरियाणा रह के आते हैं, वो काम करने जाते हैं। एक होता है हरियाणा में रहना प्रॉपर मेहमानबाजी वाले, तो मोटे पड़ जाओगे। चावल नहीं खाते, कत्तई चावल नहीं खाते वहाँ, सही है ना। इसे कह पेट कैसे भरता होगा, है ना।
कहना आधी रोटी खाने के बाद में कम से कम 2 कटोरा चावल तो हुई, उसके बिना काम नहीं चलने का है। देखो चलो हम लोग बात करते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सीट ऑफ चार्ज की। ठीक है, ये मेरे पास कोई प्लेन सीट है। अब इस बात पे जरा गौर करना, ये सीट कैसी है, जरा इस बात पे ध्यान करना। सर ये सीट है, ये सीट इतनी पतली है ना, ये सीट इतनी पतली है, जैसे मैंने तुमसे कहा कि तुमने रोबोट फिल्म देखी है, रोबोट फिल्म में देखा होगा तुमने, एक रोबोट होता है, उसके बराबर में दूसरा रोबोट, तीसरा रोबोट, और पूरी दीवार बना लेता है। ठीक है, तो वहां पर मैं तुमसे कहूं बताओ रोबोटों की कितनी लेयर है? एक ही तो रोबोट है। इधर भी हवा, इधर भी हवा, एक रोबोट ऐसे बना लेता है। तो मैंने कहा यहाँ पर जो मेरी सीट है ना वो इतनी ज़्यादा पतली है, इतनी ज़्यादा पतली है कि यहाँ पर एक एटम, एक चार्ज, फिर चार्ज, फिर चार्ज, फिर चार्ज, तो सीट तो बन गई, लेकिन सिर्फ क्या है, सिंगल चार्ज की। ऐसा नहीं है एक चार्ज यहाँ है, फिर एक चार्ज यहाँ है, फिर एक चार्ज यहाँ है, फिर ऊपर भी है, फिर ऊपर भी है, ऐसे नहीं है। सिर्फ क्या है, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, फिर और ऐसे पूरी क्या बना दी, दीवार बना दी है। ठीक है, अब तुमसे मैं कहूँ मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो यहाँ पर बेसिकली आर से कोई मतलब है नहीं, डिस्टेंस से कोई ऐसा कुछ है नहीं। देखो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करा, तुरंत तुम्हारे दिमाग में एक स्ट्राइक करी सर, ई डॉट डी एस इजिकल टू क्यू अपॉन। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखो कि मैंने कहा यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर क्या है, ये एरिया। तो चार्ज डेंसिटी जो एरिया के लिए होती है वो कितनी होती है, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा होती है। रो किसके लिए होती है सर, बालूम के लिए, रो होती है बालूम के लिए। यहाँ पर फैलोगे तो यहाँ पर सिग्मा ले लिया है। तो अगर मैं देखो तुमसे कहा कि सर सिग्मा इजकल टू क्या होगा, तुम बोले सर चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये ऐसी तो है। अच्छा, तो अगर मैं Q को लिखूं तो क्या लिखूंगा, सिग्मा इंटू एस। ये एक्चुअली इंक वाले हैं नहीं ना, इसमें इंक जबरदस्ती थोप दो तो बहुत अलग है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर Q लूँ तो Q इजकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस, यही तो हो जाएगा सर जी। ठीक है सर जी। अब बात ये आती है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ चार्ज की, ये चार्ज है, चार्ज की सरफेस कितनी है, सिर्फ एक। तुम ही तो बोले सर एक ही एक सरफेस का तो बना हुआ है पूरा। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस की बात, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकल रहा है और दूसरी तरफ भी निकल रहा है। भाई कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, कोई पॉजिटिव है, तो इधर भी निकलेगा और इधर भी निकलेगा, दोनों तरफ निकलेगा। लेकिन चार्ज के लिए कहूंगा तो चार्ज की लेयर क्या रहेगी, सिंगल लेयर होगी चार्ज की। ठीक है, तो अगर मैं इस यहाँ पर ds की बात करूं तो यहाँ ds की जगह क्या हो जाएगा, 2s। अरे एक इधर की सरफेस और एक उधर की, मतलब चार्ज सरफेस की बात करी जाए तो यही है। जैसे सर समझ में नहीं आया मेरे, जैसे मान लो कि मैंने एक ये गत्ता ले लिया है, ठीक है, ये रजिस्टर है, गत्ता है। अब इस गत्ते का ये गत्ता ले लिया, मैंने कहा गत्ता इतना पतला है कि इसमें एक एटम के ऊपर दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, ऐसे चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो मैं कहूँ देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और इधर से भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी सरफेसेस हैं, दो सरफेसेस हैं। लेकिन मैं कहूँ चार्ज की कितनी सरफेस, तो चार्ज की तो सिर्फ एक ही है, एक ही लेयर है चार्ज की। तो ठीक है, तो चार्ज के लिए बेटा क्या आया है, सिर्फ सिंगल एस, और यहाँ पर क्या आया है, डबल एस, बराबर क्यू की जगह मैंने रख दिया सिग्मा इंटू एस अपॉन एस, से एस कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन, ये क्या है, जब प्लेन सीट ऑफ चार्ज है, जब क्या है, प्लेन सीट ऑफ चार्ज। ठीक है, अच्छा अगर मैं तुमसे कहूं इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सीट, कंडक्टिंग सीट का मतलब है अब मेरे पास जो भी सीट है उसकी कुछ ना कुछ बच्चों क्या है, मोटाई है। ठीक है, मेरे पास जो भी सीट है उसकी कुछ ना कुछ मोटाई है, और अगर इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है, और अब तुमसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा जाए कि अब बताओ यहाँ पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कितना होगा, तो वही सर चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। आप बोले सर सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन एस। अब एस कितने होंगे सर, 2। अरे एक चार्ज की सरफेस इधर भी होगी, एक दूसरी तरफ भी तो होगी,
अब तो मोटाई है ना, अब क्या है मोटाई। तो S उधर भी क्या होगी S। तो अगर मैं Q की बात करूं तो यहां पर Q क्या आएगा, सिग्मा इंटू 2S, सिग्मा इंटू 2S। अगर सर सिग्मा इंटू 2S आया, अब मैं अगर यहां पर लगाऊं सर गॉस लॉ, E इंटू 2S और सिग्मा इंटू 2S, देखो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया ये बेटा, ये क्या हो गया Q इंटू 2S इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो 2S से 2S कट गया तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया। तो बस तुमको दिमाग में सिर्फ एक बात डालनी है, अगर कभी भी तुमसे कंडक्टिंग सीट पूछी जाएगी तो क्या बोलोगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और अगर कोई तुमसे प्लेन सीट ऑफ चार्ज पूछेगा, प्लेन सीट, वो भी किसके कारण बेटा, चार्ज के कारण, तो क्या बोलोगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और एक चीज़ तुम लोगों को पता है कि कोई भी मेरे पास कंडक्टर बॉडी होती है, ये भी याद रखना, कोई भी कंडक्टर बॉडी मतलब जैसे आयरन क्या है, कंडक्टर। हर वो चीज़ कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बॉडी बोलते हैं। तो अगर कोई कंडक्टर बॉडी है, उस कंडक्टर बॉडी पर अगर तुमने कोई चार्ज दिया तो वो चार्ज उस बॉडी के कहाँ जाता है, सरफेस पर, अंदर नहीं रहता है, कहाँ जाता है, सरफेस पर आ जाता है। बात समझ में आ रही है। ह्यूमन बॉडी क्या है, मैंने कहा ह्यूमन बॉडी इज ए गुड कंडक्टर। ठीक है, हमारी बॉडी भी एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। अगर हमारे ऊपर कोई चार्ज देगा तो वो चार्ज हमारे अंदर नहीं रहेगा, चार्ज कहाँ जाएगा, हमारी बाहरी सरफेस पर, यानी कि बाहरी लेयर यानी कि खाल पर आ जाएगा। ठीक है, बाहरी खाल पर आ जाता है। तो ह्यूमन बॉडी भी एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। इनको उतारने के बाद में फिर लिखना, इसके बाद में करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा मैंने कोई एक स्फीयर ले लिया। स्फीयर समझ रहे हो, स्फीयर हमेशा क्या होता है, स्फीयर और सर्कल में अंतर क्या होता है बताओ लोग। आज चाय के साथ में पकौड़ी भी कंफर्म हो गई। सही है, घर कहाँ है आपका, हम कहाँ से जाएंगे, हम गए, किधर गए, वो मरघटे हैं, कौन से, कहाँ, आपके घर जाने के लिए किधर जाना पड़ेगा बताओ। ईदगाह गए, ईदगाह क्रॉसिंग पहुंच गए हम, फिर बरेली तरफ नीचे उतरे, फिर इधर हो लें, फिर वहां पर जाके पूछ रहे हैं दूसरा घर कौन सा है, हैं? कोई परचूनी दुकान है क्या, कुछ नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि दूसरा घर कौन सा है, बताओ, बता दिए ना आज तो बेटा आपका घाटा हो जाएगा। ठीक है, क्यों जाएंगे फिर चाय पिएंगे, फिर बच्ची बेचारी पकौड़ी बनाएगी, है ना, फिर उसकी अम्मी उसे कूटेंगी कि पढ़ने जाती है या दावत करने जाती है, ये भी तो है। ठीक है, देखो मैंने तुमसे कहा कोई मेरे पास, बेटा स्फीयर और सर्कल में ये अंतर होता है, स्फीयर होती है बॉल और सर्कल होता है तुम्हारी चूड़ी। ठीक है, रिंग भी क्या है, सर्कल है। ठीक है, स्फीयर हो गया बॉल। अब बॉल की शेप में और चूड़ी में जो अंतर है वही स्फीयर में है, स्फीयर और सर्कल में अंतर है। मैंने अब देखो, मैं यहाँ पर बेटा स्फीयर ऐसे दिखा नहीं सकता ना, तो मैं रिंग के फॉर्म में ही दिखा देता हूँ। बेटा मान लो ये स्फीयर है, ठीक है, मान लो ये स्फीयर है। अब देखो सोचो सर, अगर ये स्फीयर है और ये कैसा स्फीयर है बेटा, कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि अगर मैंने इस पर जैसे ही चार्ज दिया, वो चार्ज अंदर तो रहा ही नहीं, सारा का सारा चार्ज कहाँ पहुंच गया, सरफेस पर, बाहरी सरफेस पर, सारा का सारा चार्ज बाहरी सरफेस पर पहुंच गया।
अगर बाहरी सरफेस पर, और मैंने टोटल चार्ज मान लो कितना दिया बच्चों, Q, टोटल चार्ज कितना दिया Q। अब मैं तुमसे कहूं, देखो अगर इसकी रेडियस मैंने कैपिटल R मानी और बाहर वाली रेडियस मैंने मान लो कोई भी दूरी मैंने मान ली स्मॉल r, इसकी रेडियस R, और यहां पर एक और मान लिया, यहां क्या मान लिया R डैश, ये क्या मान लिया, मैंने एक पॉइंट ले लिया A, एक पॉइंट ले लिया B, एक पॉइंट ले लिया, मैंने हर एक पॉइंट पर यानी कि A पर, B पर, C पर, हर एक पॉइंट पर तुमसे क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे सर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, हर एक पॉइंट पर अगर अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, देखो अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, सबसे पहले मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, कोई भी मेरे पास ए पॉइंट है, अगर मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो सबसे पहले सर मैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस ले लूं। सर गॉसियन सरफेस का मतलब समझ में नहीं आया मेरे। देखो गॉसियन सरफेस का मतलब है, जैसे मान लो मेरे पास में एक छोटा सा गोला है जो मेरा कंडक्टिंग सरफेस है, अब मुझे इसके सेंटर से इतनी दूरी पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो मैंने इतना ही बड़ा एक और गोला ले लिया इतनी ही रेडियस का। ठीक है, वो सरफेस कौन सी कहलाएगी बेटा, मेरी कंडक्टिंग सरफेस। क्या कहलाएगी, कंडक्ट। अगर मैं बेटा इसमें गॉस का थ्योरम लगाऊं, गॉस लॉ लगाऊं, गॉस लॉ मेरा सर जी क्या होता था बोलो, E डॉट डी एस या E डॉट एस इजकल टू क्यू अपॉन, सर ये होता है। सर अगर मैं S की बात करूं, ठीक है, S क्या है, सरफेस एरिया, तो किसी भी स्फीयर का जो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है वो होता है 4 पाई, और यहां से यहां तक की रेडियस क्या है, स्मॉल r, तो 4 पाई r स्क्वायर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया, इसे नीचे ले गया अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये कौन से पॉइंट पर आया, ए पॉइंट पर। किस पॉइंट पर आया, अब मैं किस पर बात करूं सर, बी पॉइंट पर। अगर मैंने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट की बात करूं तो यहां पर देखो प्लस 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 है। मुझे बताओ बेटा, अगर मैं इसके लिए लूंगा तो आप बोली सर E डॉट एस बराबर क्यू अपॉन, सर यहां सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई, अरे रेडियस कितनी है, कैपिटल R अपॉन, तो E इजिकल टू क्या आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। ये किस पॉइंट पर आया, बी पॉइंट पर। किस पर आया, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये आया। अब मैं सी पॉइंट पर देखूं तो सर सी पॉइंट पे भी तो एक गॉसियन सरफेस बनाओ। अगर सी पॉइंट पर मैंने गॉसियन सरफेस बनाई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट, अगर इलेक्ट्रिक तो E, लेकिन मुझे एक बात बेटा अब बताओ, इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि सारा की सारा चार्ज कहाँ है, बाहर है। तो बेटा अगर मैं सी पॉइंट पर निकालूं भी, लेकिन अगर चार्ज ही 0 है तो सब कुछ क्या होगा, 0 होगा। सर एक बार फिर बता दो, देखो मैंने एक कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया। कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब है वह उस मटेरियल, वो स्फीयर उस मटेरियल का बना है जिस मटेरियल में धारा प्रवाहित या करंट फ्लो होता है, जिसमें करंट फ्लो होता है, उसको ले लिया। अगर मैंने इसको चार्ज दिया प्लस क्यू, तो प्लस क्यू चार्ज ऊपर समान रूप से फैल गया। अब समान रूप से अगर इसके ऊपर चार्ज फैल गया प्लस क्यू, मैंने कहा यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R, इसकी रेडियस कैपिटल R थी। मैंने कहा स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना ली सर जी। ठीक है, हमने कहा कि सर अगर बताओ अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, तो अंदर यही तो सब चार्ज रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है सर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये गॉसियन सरफेस की क्या आ गई, सरफेस, गॉसियन सरफेस का एरिया आ गया 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा ये फार्मूला।
अब मैं सर जी अगर बी पॉइंट पर गया तो ये चार्ज है प्लस 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 प्लस, ठीक है, तो बी पॉइंट पे भी चार्ज कितना है सर, क्यू। लेकिन इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, अब रेडियस क्या हो गई, कैपिटल आर। कैपिटल आर तो क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया। लेकिन अगर मैंने सी पॉइंट पर गया, अगर मैं सी पॉइंट गया इस गोले के अंदर, तो सारा चार्ज तो कहाँ था, बाहर, अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं था। अगर अंदर कोई चार्ज ही नहीं था तो अगर चार्ज ही जीरो हो गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, अपने आप जीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद में बच्चों इसका मेनली ग्राफ देखो तुम लोग। अगर मैं कहूँ एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक तरफ ये डिस्टेंस क्या है, आर। अब बताओ अंदर में कहीं पर भी हुआ, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि अंदर चार्ज ही क्या है, जीरो। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो। तो पहले जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, जीरो रहेगा। कब तक जीरो रहेगा, जब तक रेडियस क्या नहीं हो जाती, आर। और जैसे ही सर जी आर पे आया तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तुरंत कुछ हो गया यहाँ पर। और उसके बाद में जब मैं अगले बढ़ूंगा इससे, तो सर जी देखो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब ये है अगर आर बढ़ेगा तो E क्या होगा, कम। तो फिर E क्या होने लगेगा, धीरे धीरे ऐसे कम होने लगेगा, ठीक है। यहां तक क्या है, ऐसे जीरो है। अब तुमसे पूछा जाएगा बताओ अधिकतम कहां पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सरफेस पर अधिकतम होगा। देखो अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का। ये फिगर काफ़ी बार पूछा भी गया है, ये वाला ग्राफ काफ़ी बार पूछा गया है कि बताओ मेरे पास अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, उस कंडक्टिंग स्फीयर के कारण कितना, उस कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनता है वो क्या है, वो ये ग्राफ बनता है, ठीक है। इसे उतारने के बाद फिर हम लोग नॉन कंडक्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। गुरुजी चार्जिंग लगा दो। बता लिया। फिगर तो उतार ली होगी। एक बात और याद रखना, इसके लिए इसी वाले के लिए ये भी बोलते हैं यूनिफॉर्म थिन स्पेरिकल सेल, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। यूनिफॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं, इसी के लिए हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्पेरिकल सरफेस, ठीक है। इसके लिए अगर हम बोलना चाहें तो हम ये भी बोल सकते हैं थिन यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्पेरिकल सरफेस, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। देखो या तो ये लिखा हुआ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्पेरिकल सरफेस, या फिर ये लिखा जाएगा कि यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सरफेस, ठीक है। तो दोनों के मतलब एक ही होते हैं। यहाँ क्लास में शांति रहती नहीं रहती है? मेरे 4 बच्चे होते कितने धुंध काट के रख देते हैं। उठा लिया बच्चों ये? अरे वो हैं कुछ बच्चे।
नहीं आता ही सही है। बायो में नहीं आते, पहले तो बायो में आपको रहने बात ये है ना, मेरे क्लास में बात करने को मिलती नहीं है, तभी तो बोलोगे। ठीक है। तो मेरे क्लास में जब बात करने को नहीं मिलेगी तो फिर रुकेंगे ही क्यों, सिंपल सी बात है। और सही भी है, जिसे सिर्फ पढ़ना है सिर्फ वो आए, नहीं पढ़ना है तो तुम्हें मैम वाले में मैम क्यों नहीं बोलते, आता ही नहीं है बायो, लिखते भी नहीं है सर, बायोलॉजी में कितना कोर्स हो गया? 11th खत्म हो गया। 2-3 ठीक है चलो, केमिस्ट्री में कितना हो गया है? केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर है? टर्मिनल इक्विलिब्रियम चल रहा है। नहीं कितने हो गए, चैप्टर कितने हो गए, मुझे तो उसमें अनुमान नहीं है ना। 11th कंप्लीट होने वाली है, 2 चैप्टर 2 चैप्टर बचे हैं 11th के। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग spherical सरफेस, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स हो गई केमिस्ट्री में, हो गई, चल रही है। अरे खत्म हो गई, इक्विलिब्रियम चल रहा है। अच्छा। इक्विलिब्रियम, अच्छा थर्मोडायनामिक्स काफ़ी दिन चली होगी, हाँ पूरे धीरे धीरे, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ना थर्मोडायनामिक्स। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, देखो अब जरा इसको समझो सर, जो भी नॉन कंडक्टिंग बॉडी होगी, अब तुम अंतर समझना कंडक्टिंग बॉडी और नॉन कंडक्टिंग बॉडी का। सर कंडक्टिंग बॉडी क्या थी कि जिसमें करंट फ्लो होता है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी जिसमें करंट फ्लो ना हो, जैसे कांच, कांच में करंट फ्लो, नहीं होता, सूखी लकड़ी, लकड़ी की लड़की, लकड़ी, सूखी लकड़ी, लकड़ी, ठीक है, हाँ करंट फ्लो नहीं होता है। और बहुत सारी प्लास्टिक हो गई, करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब जरा समझो सर, इसमें क्या होता है कि अगर तुम इसको चार्ज दोगे किसी भी नॉन कंडक्टिंग बॉडी को, किसी भी नॉन कंडक्टिंग बॉडी को अगर तुम चार्ज दोगे तो वो चार्ज क्या होता है ना, वो समान रूप से पूरे में फैल जाता है, अंदर समान रूप से फैल जाता है। लेकिन अगर कंडक्टिंग बॉडी को तुम चार्ज दोगे तो वो सरफेस पर समान रूप से फैल जाता है। ये मेरे पास कोई स्पेयर था, इसको जैसे ही मैंने चार्ज दिया वो एक समान रूप से सब में फैल गया। देखो अब मैंने क्या करा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना है, और यहां मैंने जो टोटल चार्ज दिया है बॉडी को कितना दिया है, Q। मैंने कहा अगर यहां से एक डिस्टेंस है r पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक कहाँ निकालना है, इसकी सरफेस पर निकालना है। ये पॉइंट A मान लो, ये पॉइंट B मान लो, एक कोई अंदर पॉइंट मान लो C, मान लिया। अब मुझे बताओ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट पर निकालूंगा तो A पॉइंट के अलाउंग तुम क्या ड्रा करोगे, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अगर तुमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी और मैं तुमसे बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट पर क्या होगा, तो वही सर गॉस थ्योरम लगा दो, कभी पहले की तरीका मैं करते रहूं, ठीक है। तो सर जी A पॉइंट पर क्या होगा, तो E एट A पॉइंट, E सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सर, 4 पाई, रेडियस स्मॉलर है, अपॉन चार्ज। देखो इसके अंदर क्या पूरा चार्ज आ रहा है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला भी वही आया जो इससे पहले आया था, सही है। उसके बाद
एट बी पॉइंट। बी पॉइंट पर कितना हो जाएगा, तो ई डॉट 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वहाँ पर भी तो यही रहेगा, तो ये हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। मेन चीज आई सर अब सी पॉइंट पर, ठीक है। अब मुझे बताओ सर, सी पॉइंट पर कंडक्टिंग में क्या हो जाता है, जीरो। क्यों, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं है। अगर मैं यहां देखूं, इसके अंदर तो चार्ज है सर, है चार्ज अंदर। इसके अंदर चार्ज जो मैंने, इसके अंदर जो चार्ज था वो मैंने कितना मान लिया, क्यू डैश। क्या मान लिया, क्यू डैश। अगर मैं सर इसमें गॉसियन सरफेस लगाऊं एट सी पॉइंट, तो देखो ई सी पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, 4 पाई। बेटा ये कोई डिस्टेंस मान लो, मैंने मान लिया ये रेडियस कितनी है, आर डैश। किस पॉइंट पर, सेंटर से कितनी डिस्टेंस है पूछा है, आर डैश। तो 4 पाई आर डैश स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब चार्ज क्यू ना रह के कितना रह गया इसके अंदर, क्यू डैश। तो अगर मैं ई सी की बात करूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर, यही तो आया। अब बात ये है सर, मुझे क्यू डैश की वैल्यू नहीं पता है। अगर मैं क्यू डैश की वैल्यू यहां पर निकालूं, मुझे बताओ क्या चार्ज डेंसिटी सब में सेम थी, चार्ज डेंसिटी सब में क्या थी, सेम। अगर चार्ज डेंसिटी सेम है, चार्ज डेंसिटी सेम है, चार्ज डेंसिटी सेम है, ये यूनिफॉर्म है। सेम का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म। अब तुम मुझे बताना कि सर जब मेरा बालूम, पूरे का पूरा बालूम 4/3 पाई आर क्यू, इस पर चार्ज कितना था, क्यू था, कितना था, क्यू। तो मैं अगर यहां पर बालूम की बात करूं तो सर चार्ज डेंसिटी बालूम के लिए क्या हो जाती है, रो। रो क्या होती है सर, चार्ज पर यूनिट बालूम। ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट, यही तो हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने कहा सर जी मेरी डेंसिटी तो अब भी वही है, लेकिन अब मेरा चार्ज कितना हो गया, क्यू डैश। इसके अंदर चार्ज क्यू डैश। लेकिन अगर बालूम की बात आएगी तो 4/3 पाई अब क्या है, आर डैश क्यू। अब रेडियस कितनी है, आर डैश, तो इसका बालूम कितना होगा, आर डैश क्यू। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या हैं, बराबर। तो दोनों को बराबर कर दो, तो क्यू अपॉन पाई आर क्यू, क्यू डैश अपॉन पाई आर डैश क्यू। 4/3 से 4/3 पाई कट गया, तो यहाँ पर अगर मैं क्यू डैश की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी क्यू आर डैश क्यू अपॉन आर क्यू। ठीक है, ये वैल्यू उठा के पुट कर दो यहाँ पर। सर जी ये याद करना है, कतई याद नहीं करना है डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन कतई याद नहीं करना है। क्यू आर डैश क्यू अपॉन आर क्यू, और उसके बाद में बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर से जब ये कटा, क्यू आर डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ठीक है, ये उतार लो, फिर इसका ग्राफ बताते हैं कि इसका ग्राफ क्या हो जाएगा। तुमको जाना है तो जा सकते हो, और बैठना है तो बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। उतारो।
उतार लिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करें हम लोग, देखो बच्चों अगर इसकी ग्राफ की बात करी जाए, एक तरफ E और एक तरफ चाहिए, एक तरफ E एक तरफ R। अगर मैं तुमसे कहूं सर जी जब मैं सेंटर पे हूं, कहां पर हूं, मुझे बताओ, अगर मैं इसके सर जी जब मेरा कंडक्टिंग स्फीयर था तो उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो। अरे अंदर सर जी हर जगह जीरो था, तो सेंटर पे भी क्या होगा, जीरो। अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं, अगर मैं इसके सेंटर पर जाऊं, देखो यहाँ यहीं पर चाहे लिख लेना, चाहे ऐसे लिख लेना, एट सेंटर, सेंटर पर आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अरे ये धीरे धीरे घट के कितना हो जाएगा, अगर आर डैश की वैल्यू जीरो हो गई, सर अगर देखो आर डैश की वैल्यू जीरो हो गई तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेंटर पर कितना हो जाएगा, जीरो। सेंटर पर चाहे ओ पॉइंट मान लो, ठीक है, इसे क्या मान लो, ओ पॉइंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। तो सर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्या है, जीरो, और जैसे जैसे आर बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है अंदर के लिए, तो ये तो पहले देखो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आर डैश, यानी कि सर पहले तो मेरा लीनियरली इंक्रीज होगा, होता रहा, कहाँ तक इंक्रीज होता रहा, कैपिटल आर तक, हाँ, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, आर डैश। उसके बाद में जैसे ही मैं आर पर पहुंचा, कहाँ पर पहुंचा, सरफेस पर, सरफेस पर पहुंचा तुरंत क्या हो गया, ये यही तो हो गया, के चार्ज कितना है, क्यू अपॉन आर। उसके बाद में सर फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहां पर भी क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, 1/r², ठीक है। देखो यही तो है, तो ये ग्राफ बनेगा तुम्हारा, ये किसके लिए है, नॉन कंडक्टिंग के लिए। ये ग्राफ जो बना है ये तुम्हारा है कोई भी, हाँ कोई भी अगर तुम्हारे पास में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सरफेस है, उसके लिए ये फार्मूला तुम्हारा बनेगा। हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखना, ए सरफेस एस इजकल टू tan J, ए सरफेस एस इजकल टू tan J, ये रफ नहीं हो रहा है फिर से। ये जो मार्कर होते हैं ना जिनमें इंक नहीं पड़ती है, ये मार्कर नहीं, लोकल नहीं, ये मार्कर जल्दी छुटते नहीं हैं, इनसे इंक जो निकलती है तो ये वाइट बोर्ड के ही, लेकिन इनसे इंक जल्दी छुटती नहीं है। जिनमें इंक पड़ती है, जिन मार्कर्स में इंक पड़ती है, नहीं बेटा ये क्या लिखा है, कि ऐसे खोलो और डाल दो, लेकिन ये अच्छी वाली इंक नहीं है। नहीं, इंक तो अच्छी है, मार्कर ही अच्छे नहीं है। देख रहे नहीं तो पानी लगा, तो अच्छी है, वाटर से तो ये रिमूव हो रहा है। सर ये मार्कर कंपनी का नहीं है ना,
नहीं, मैं सोचता था कि ये व्हाइट बोर्ड ही में कोई खराबी होगी ना, फिर मैं कल व्हाइट बोर्ड लाया, देखो कल आराम से मिट रहा था। कंप्लेन करनी पड़ेगी मार्केट में। सबके लिए आता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखना। ए सरफेस एस इजकल टू टेन जे, एस इजकल टू टेन जे इज कीप कैप्ट के ई पी टी in an electric field E is equal to 2I plus 4J plus 7K. How much electric flux will come out, through this surface, through the surface. तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे बाहर आएगा? ऑप्शन भी लिख लो, ऑप्शन लिखो। 40 यूनिट, 40 यूनिट, बी 50 यूनिट, सी 30 यूनिट, या डी 20 यूनिट, या फिर डी 20 यूनिट। ठीक है, अब देखो सर जी, अगर फ्लक्स पूछा है फाई इजकल टू क्या होता है, ई डॉट एस, या तो कॉस थीटा करो सर जी। तो अगर मैं कहा ई है मेरा 2I प्लस 4J प्लस 7K, एस कितना है मेरा, तो सर जी 0I 10J प्लस 0K, यही तो होगा सर। देखो आई के इसके साथ मल्टीप्लाई 0, जे की इसके साथ करो तो कितना आएगा 40, और इधर भी क्या आएगा 0, तो आंसर क्या आ गया 40 यूनिट, 40 यूनिट।
मेरे पास में कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, उसमें उसे मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, तो तुम्हें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठेगा मेरा। ए सही है, बी सही है, सी सही है कि डी सही है? इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए वाली रेस बिल्कुल सही जा रही है कि बी वाली रेस सही जा रही है कि सी वाली जा रही है कि डी वाली जा रही है? ठीक है, कौन सा सही है इसमें से बताओ? ए वाला। बी वाला कौन बोला? बी वाला। डी वाला। बी। डी वाला सही है। क्यों सही है? क्योंकि मैंने तुमसे कहा था किसी भी सरफेस पर हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो परपेंडिकुलर निकलती हैं सरफेस से। तो बेटा देखो, अगर देखो अंदर तो जाएंगी नहीं, बाहर सरफेस से ही निकलती हैं। तो ये वाला अंदर जा रही है इसलिए गलत, अंदर जा रही है इसलिए ये अंदर नहीं जा रही है, यहाँ तक पहुँच रही है, यहाँ से यहाँ निकल रही है। लेकिन क्या ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है? नहीं। लेकिन अगर मैं ये लूँगा, इस सरफेस की ये कैसे निकल रही है? परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखो सरफेस की कैसे निकल रही है, ठीक है। तो इसलिए कौन सा सही है? डी सही। उसके बाद में ये क्वेश्चन है,
सोचो इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि ये वाला तुम्हारा खत्म हो गया, उसके बाद पोटेंशियल स्टार्ट होगा ना। अब देखो सर जी, तुमसे मैंने कहा, इसने कहा एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन, ठीक है। चार्ज तो दोनों पर सेम होता है। दोनों के बीच की डिस्टेंस r जो इसमें दे रखी है 1.6 एंगस्ट्रॉम। तुमसे कहा है बताओ दोनों के बीच में पहले तो फोर्स निकालो, क्योंकि फोर्स निकाल पाओगे तभी तो एक्सेलरेशन निकाल पाओगे। तो फोर्स निकलना होगा सर जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10⁻⁹ ई क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और दोनों का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बेटा r है 1.6 × 10⁻⁻10 और उसका भी क्या करना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ पर क्या आया 9 × 10⁻⁹, 1.6 को 2 बार लिख लो, -19 38, इसको भी 2 बार लिख लो, 10⁻⁻20, इससे ये गायब, ये जाएगा ऊपर तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का हो जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 18 में से ये जाएगा तो क्या बचेगा 10⁻⁻9, यही तो बचेगा न्यूटन। 9 × 10⁻⁻9 यही तो बचेगा। ये क्या आया सर f। अब f बराबर क्या होता है ma, तो a बराबर क्या होगा f अपॉन f कितना है -9। m क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का पूछा है ना, इलेक्ट्रॉन का मास बोलो 9.1 × 10⁻⁻, यही तो होता है। देखो लगभग बेटा ये 9 से 9, देखो 9.1 है, यहाँ 9 है। जब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर तो प्लस का हो जाएगा। तो 31 में से अगर 9 जाएंगे, 31 में से क्या जाएं 9, देखो खुद बताओ, यहाँ 10 की पावर क्या हो जाएगा -9, ये ऊपर गया है तो क्या हो जाएगा +1, ठीक है। अब देखो अगर 9 जाएंगे, अगर 10 जाते तो क्या बचते 21 और 9 गए तो क्या बचा। तो यहाँ पर क्या हो गया 10 की पावर 22, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया सर चैप्टर। मैंने उधर वेब ऑप्टिक्स की सारी वीडियोस डाल दी हैं। आज मॉडर्न स्टार्ट कर दिया, आज मॉडर्न की पड़ेगी वीडियो। ओके, तो आप लोग ऑप्टिक्स ख़त्म कर देना, एक दिन मैं वो पढ़ा के फिर से वो डाल दूंगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाली वीडियो। टेन की पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और लिखना। उतार लिया?
उठा ले, क्वेश्चन लिखना। लिखो, ए स्पेयर encloses an electric dipole with charge plus minus 3 into 10 की पावर minus 6 कूलम। What is the total electric flux? What is the total electric flux across the sphere? Across the sphere. बताओ कितना होगा? 3 अक्रॉस द स्फीयर कितना होगा? देखो तुम खुद मुझे बताओ, सर एक स्फीयर है, इसके अंदर एक डाइपोल रखा है। डाइपोल का मतलब क्या है? एक पॉजिटिव और एक, तो नेट चार्ज कितना हो गया अंदर? अरे फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है ये समझो पहले। फ्लक्स का फार्मूला फाई इक्वल टू क्या होता है? क्यू इनक्लोज्ड अपॉन। अब बताओ एक पॉजिटिव है और एक क्या है, तो ऊपर क्या हो गया? तो फ्लक्स भी कितना हो गया? कितना हो गया? 0। छुट्टी समझ आ रहा है? हाँ अब शायद क्रिसमस के बाद 26 को वो है हमारा लेक्चर। क्रिसमस के बाद 26 को, 26 दिसंबर, 26 दिसंबर हैं? किस में? 25 को अवकाश रहेगा, ठीक है। और 26 को 25 को अवकाश रहेगा। और 25 को क्या होता है? बड़ा दिन। बड़ा दिन क्यों कहते हैं 25 को? और बड़ा तो दिन होता नहीं है सर जी, है ना? बड़ा दिन क्यों कहते हैं फिर? एक्चुअली ऐसा होता है 23 तारीख को दिन घटता है, 24 तारीख को दिन रुक जाता है बढ़ना, ठीक है। मतलब अभी क्या हो रहा है देखो, धीरे धीरे दिन की अवधि कम हो रही है। 25 तारीख को दिन कुछ ना कुछ बढ़ता है, मतलब भले 1 मिनट बढ़े, 2 मिनट बढ़े, ठीक है, ऐसे दिन बढ़ता है। तो इसीलिए वो लोग बोलने लगे कि इसे क्या बोलते हैं, बोले बड़ा दिन, ठीक है। बड़ा दिन नहीं होता है, तो दिन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे दिन बढ़ना चालू हो जाएंगे। और फिर जब उधर गर्मियाँ आएंगी तब तक तुम्हारे दिन उधर बढ़ते ही रहेंगे। अभी घट ही रहे थे दिन से, अभी घट ही रहे दिन, रात थोड़ी देर में रात हो जाएगी। जैसे तुम यहाँ से निकलोगे कोचिंग से, और कोचिंग से निकल के घर पहुँचोगे रात हो जाएगी। अरे तुम ऐसे सोचिए, जब हम पहले घर जाते थे तो हम पहले जब हम गर्मियों में घर जाते थे तो हम देखते थे कि धूप छोड़ो, हम घर पे पहुंच जाते थे, और पहुंचने के बाद में खाना घूम फिर भी लेते थे, तब जाके शाम होती थी। और अब हमें ट्रेन में ही रात हो जाती है।
हाँ तो छोड़ की बात है, जो यहाँ से चलते हैं तो ट्रेन में ही पता चली रात हो गई और घर पे वहाँ पर पहुँचते हैं तो बहुत रात हो जाती है। तो फिर अगले दिन फिर भागे। ये चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें रही। आप लोग क्वेश्चंस वगैरह लगाते रहो, ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे मिल गया तो मैं एंटी क्वेश्चंस लगवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, क्योंकि एंटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी उस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो नीट एंटी मेंस के, क्योंकि बेटा देखो मेंस भी कौन बना रहे हैं, एंटी, हाँ, और नीट भी कौन बना रहे हैं, एंटी, दोनों एंटी बना रही हैं। तो जाहिर सी बात है सिमिलर टाइप के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, तो वही है। और मेंस पेपर बहुत लेता है, मेंस के 1 साल के पेपर होते हैं कम से कम 25-30 से ज़्यादा, बल्कि उससे भी ज़्यादा होते हैं, 40 के करीब पहुँच जाते हैं 1 साल में। हाँ, शिफ्ट वाइज पेपर होते हैं ना उसमें, चेक कर शिफ्टिंग वाइज पेपर होते हैं, ठीक है बच्चे।